समकालीन विश्व में राजनीति जो पॉलिटिकल साइंस की प्रथम पुस्तक है उसका पाठ नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आज अपन पढ़ेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत अपन जो है विभिन्न संगठन पढ़ेंगे, जिनमें विशेष तौर से अपन पढ़ेंगे आसियान, यूरोपीय संघ और चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था। इसके साथ साथ अंत में भारत चीन संबंध, और भारत चीन संबंध के साथ में अपन कुछ हिस्से देखेंगे जापान के, और किस प्रकार से दक्षिण कोरिया भी विश्व की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बढ़ती हुई शक्ति का एक प्रमाण दिया। ये सारी चीज़ें आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अपन पढ़ रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखिए 1990 के बाद में आपको, जैसा ये सारी चीज़ें नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं कि 1990 का जो दशक है, खासकर 25 दिसंबर 1991 को जब विश्व की महाशक्ति एकमात्र रह गई थी अमेरिका, यानी जो शीत युद्ध चला रहा था उसका अंत हो गया। जो सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में टूट चुका था, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। अब उसके बाद में अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। अब शीत युद्ध के दौरान की एक घटना, अपन थोड़े बैक चलते हैं, शीत युद्ध के दौरान की एक घटना देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था। शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप था वो दो भागों में बढ़ चुका था। एक तो हो गया पश्चिमी यूरोप और एक हो गया पूर्वी यूरोप। अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपीय संघ को। यूरोपीय संघ बनने में कितना टाइम लगा, क्या इसकी पूरी जो है प्रक्रिया रही यूरोपीय संघ बनने की, तो ये सारी चीज़ों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यूरोपीय संघ की बेटा स्थापना हुई थी 1992 में। नॉर्मल तौर पर अपन देखें कि यूरोपीय संघ की स्थापना का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी बेटा 1992 में। देखिए, लेकिन इसका मुख्य क्या था, देखिए 1945 में, 1945 के बाद जब शीत युद्ध चला था तो यूरोप के देश, मैं पहले ही बता चुका था कि दो भागों में बढ़ चुका था। पश्चिमी यूरोप अमेरिका का साथ दे रहे थे, पूर्वी यूरोप किसका साथ दे रहे थे, पूर्वी यूरोप जो है सोवियत संघ का साथ दे रहे थे। 1945 में जो शीत युद्ध चला था, शीत युद्ध के कारण जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय जो देश है वो आपस में अपना मेल मिलाप बढ़ा सके, तो इन्होंने अपना मेल मिलाप बढ़ाया। इसके अलावा जब अपन बात करें कि 1948 में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को, पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता दी, जिसे मार्शल योजना कहा गया। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, मार्शल योजना कहा जाता है। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्शल योजना क्या है। तो अमेरिका ने 1948 की बात है, 1948 में अमेरिका ने जो यूरोप के देश थे, जो है विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्गठन के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता दी, एक जबरदस्त सहायता दी, जिसको क्या कहा गया, जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए ये मार्शल योजना, पहले देखिए अपन पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं यूरोपीय संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्या इसका पूरा पैटर्न रहता, क्या इसका जो है एक तरीके से कौन कौन से कदम इसके लिए अहम साबित हुए। तो पहला तो 1945 में शीत युद्ध के दौरान जो देशों का मेल मिलाप बढ़ा था, इस मेल मिलाप ने ही जो है पश्चिमी यूरोप के देश है उनमें यूरोपीय संघ बनाने की एक पृष्ठभूमि तैयार की। इसके अलावा 1948 में जो अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना के तहत ज़बरदस्त सहायता दी गई, तो ये भी एक अगला कदम साबित हुआ यूरोपीय संघ बनाने के लिए।
1949 में आप लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हो। 1949 में एक संगठन बना था, कौन सा बना था? नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो जो संगठन बना था ये पश्चिमी यूरोप के देशों का संगठन था। अभी तक इसमें पूर्वी यूरोप सम्मिलित नहीं हुआ है, तो पश्चिमी यूरोप के देशों का ये संगठन था नाटो। तो इस नाटो संगठन ने यूरोपीय संघ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी यहाँ से जो पश्चिमी यूरोप के देश है आपस में जो है सहयोगात्मक रवैयों का अपनाया पश्चिमी यूरोप का, अभी पूर्वी इसमें शामिल नहीं है। 1957 में यह अगला कदम था। 1949 में जो नाटो की स्थापना हुई थी, 1957 की बात है। 1957 में बेटा जो है यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना हुई। कम्युनिटी यानी यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना हुई। तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम जो है साबित हुआ, किसमें? यूरोपीय संघ बनने में। अब जैसे ही 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, पश्चिमी यूरोप के देशों में जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। आपको सबको पता है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी के कारण पश्चिम जो पूर्वी यूरोप के देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई, सब तरीके से तहस नहस हो गई अर्थव्यवस्था। अब इन देशों में जो पूर्वी यूरोप के देश है इनका रुझान पश्चिमी यूरोप के देशों की तरफ होता है, और ये भी पश्चिम के जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनसे सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, जिसके फलस्वरूप 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। यह आपका पूरा यूरोपीय संघ का जो है मैंने आपको पैटर्न बताया। यानी यूरोपीय संघ की स्थापना तो 1992 में हुई है, लेकिन इससे पहले भी इसके छोटे छोटे संगठन, देखिए इतना बड़ा संगठन एकदम में बनना, एकदम अचानक से बनना एक नामुमकिन सी बात लगता है, लेकिन इसके लिए छोटे छोटे कदम उठे थे। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1945 में जो शीत युद्ध हुआ था तो दोनों देश अलग अलग भागों में बट गए। तो इससे क्या दोनों देशों में मेल मिलाप बढ़ा। देखिए पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनमें आपस में मेल मिलाप बढ़ा, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनमें आपस में मेल मिलाप बढ़ा, और दोनों ही जो यूरोप थे, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप, ये दोनों ही यूरोप के देश अपने आप को आपस में जानने लगे। यानी पूर्वी यूरोप के देश पश्चिमी यूरोप के देशों को जानने लगे और पश्चिमी यूरोप के देश पूर्वी यूरोप के देशों को जानने लगे। इससे क्या मेल मिलाप की जो बढ़ा। इसके अलावा 1948 में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्गठन के लिए एक जबरदस्त सहायता दी, जिसे मार्शल योजना कहा गया। यह भी इसके लिए एक अगला कदम था। 1949 में जो नाटो की स्थापना हुई थी ये भी इसके लिए एक अगला कदम था। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना हुई, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। तो ये पूरा यूरोपीय संघ का जो है एक तरीके से मैं कहूँ पैटर्न रहा था। अब इसके झंडे की अपन बात करते हैं, इसका झंडा किस प्रकार का है। देखिए यूरोपीय संघ का झंडा इस प्रकार से है, और इसमें इस प्रकार से स्टार है जिन्हें अपन कहते हैं तारे। इस प्रकार से इसमें 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। यूरोपीय संघ के जो झंडे में हैं 12 सितारा हैं, क्योंकि 12 की जो संख्या है ना, 12 की जो संख्या है ये वहां पर पूर्ण समग्रता और एकता का प्रतीक मानी जाती है। एकता का प्रतीक। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। एक वृत्ताकार आकृति में 12 सितारे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको टाइम दिया जा रहा है। देखिए इस में 12 सितारे हैं जो पारंपरिक तरीके से वहां पर यूरोप में इस संख्या को पूर्ण समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। एक घेरा है, घेरे के चारों तरफ जो है सितारे हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ से। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव अपन पढ़ेंगे। कुछ देर के लिए मैं आपको समय देता हूँ, लिख सकते हो।
वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हो। झंडे के आपने देखिए, एक बार पुनः रिवीजन मार लेते हैं। 1945 में शीत युद्ध के दौरान इन देशों के बीच में मेल मिलाप बढ़ा। 1948 में जो अमेरिका के ने जो आर्थिक सहायता दी थी मार्शल योजना के तहत, जिससे इनका विकास भी हुआ और इन देशों के बीच जो सहयोगात्मक व्यवस्था है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई। 1949 में नाटो की स्थापना हुई। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना हुई, जो एक महत्वपूर्ण कदम था यूरोपीय संघ के लिए। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। इसका झंडे की अपन बात करते हैं तो झंडा इसका जो है वृत्ताकार, एक वृत्त के आकार में, इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या वहाँ पर पारंपरिक रूप से पूर्ण समग्रता और एकता का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अच्छी चीज़ों को। लिखते जाओगे, नोट्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक प्रभाव। देखिए, यूरोपीय संघ का अपन बात करेंगे, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक प्रभाव को अपन लेते हैं। आर्थिक प्रभाव को अपन लेते हैं तो आर्थिक प्रभाव में बेटा इसमें अपन लिखेंगे 2016 की अपन बात करें, 2016 की बात करें तो जो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको मैं बताता भी जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ। देखिए 2016 आर्थिक क्षेत्र की अपन बात करें तो 2016 में, 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, और फिर बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो यूरोपीय संघ की है। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद, इसका सकल घरेलू उत्पाद है 17,000 अरब डॉलर, 17,000 अरब डॉलर इसका जो है सकल घरेलू उत्पाद रहा था। सकल घरेलू उत्पाद उसको कहते हैं तो देश में संपूर्ण व्यापार, देश के संपूर्ण उत्पादन, देश के अंदर जो प्रत्येक चीज से जो प्राप्त आए हैं उसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो यानी देश में जो उत्पाद होता है, कोई सा भी उत्पाद हो, चाहे उसे अपन विदेश में बेचे, चाहे उसे अपन देश में रखें, तो उससे जो प्राप्त आए हैं उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो वो 17,000 अरब डॉलर का था, जो लगभग अमेरिका के बराबर, लगभग की बात कर रहा हूँ, जो लगभग किसके बराबर है, अमेरिका के बराबर। तो 2 पॉइंट इसके आर्थिक क्षेत्र में अपन क्लियर हो गए। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2016 की बात कर रहा हूँ, और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 17,000 अरब डॉलर का था, जो अमेरिका के लगभग बराबर है। इसके अलावा अपन बात करें तो विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है अमेरिका से 3 गुनी है, अमेरिका से 3 गुनी है। विश्व व्यापार में जो इसकी हिस्सेदारी की अपन बात करें तो ये अमेरिका से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, अमेरिका से कहीं अधिक। इसके अलावा अपन बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, राजनीतिक क्षेत्र, ये तो आर्थिक क्षेत्र की अपन ने बात की। अब बात करें अपन राजनीतिक क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो इसका एक सदस्य देश है जो यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय संघ है उसका एक सदस्य देश है। नाम बता सकते हो आप लोग ना, मैं बता, इसका नाम है फ्रांस।
जो बेटा जो इसका यूरोपीय संघ का जो सदस्य देश है जिसका नाम है फ्रांस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य, यानी इसका जो सदस्य है फ्रांस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। इसके अलावा बात करें इसके कई देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है। इसके कई सदस्य देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है। तो राजनीतिक क्षेत्र की अपन बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्यों? क्योंकि जो विश्व की राजनीति चलती है वो चलती है संयुक्त राष्ट्र संघ से, और संयुक्त राष्ट्र संघ का इसका एक सदस्य देश स्थायी सदस्य है। तो ये भी एक बड़ा जो है फैक्टर है। कई देश अस्थायी सदस्य, तो राजनीति के मामले में भी ये विश्व में कहीं पिछड़ता नहीं, राजनीति के मामले में विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके अलावा अपन बात करें सैनिक प्रभाव, देखिए सैनिक प्रभाव भी जो है यूरोपीय संघ का कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है कम नहीं है। देखिए विश्व की बात करें, विश्व की दूसरी बड़ी सेना है यूरोपीय संघ के पास। पूरे विश्व की अपन बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी सेना है, पहली सबसे बड़ी सेना आप लोगों को पता है। इसके अलावा विश्व की दूसरी बड़ी अपन सेना की बात करें तो वो यूरोपीय संघ के पास है। इसका एक सदस्य देश है जिसकी अपन बार बार बात कर रहे हैं, फ्रांस। ये भैया अड्डा है हथियारों का, एक तरीके से मैं कहूँ। इसके पास एक शोध के अनुसार माना गया कि इसके पास 335 हथियार, 335 परमाणु हथियार इसके पास है। इसके पास फ्रांस के पास। तो वो फ्रांस के पास जो हथियार है वही यूरोपीय संघ के पास भी, क्योंकि यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस। तो इस प्रकार से ये अपन देखे यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की अपन बात करें तो 2016 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी? फ्रांस। अपन इसके सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर इसका रहा, जो अमेरिका के लगभग बराबर है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी है। अमेरिका बेटा 17% हिस्सेदारी करता है, अकेला अमेरिका 17% हिस्सेदारी करता है विश्व व्यापार में। तो लेकिन इसकी अमेरिका से 3 गुनी हिस्सेदारी विश्व व्यापार की मैं बात करूं। राजनीतिक क्षेत्र में अपन बात करें तो यूरोपीय संघ का जो सदस्य देश है फ्रांस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का वीटो का पावर रखता है, और कई इसके सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। सैनिक प्रभाव की अपन बात करें तो विश्व की दूसरी बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है, और इसका एक सदस्य देश है फ्रांस, जिसके अड्डे में बताते हैं कि 335 परमाणु हथियार है। तो आप इनको लिख सकते हो, एक बार पुनः देखकर लिख सकते हो, और स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा आसियान, इसको आप लिख सकते हो। कुछ आपको टाइम दिया जा रहा है, लिख लीजिए। ठीक है भाई। अब अपन देखेंगे एक एशियाई देशों का समूह। एशिया में अपन रहते हैं तो एशिया को कैसे बुला सकते हैं? आसियान। दूसरा, पहला अपन ने पढ़ा यूरोपीय संघ, दूसरा पढ़ेंगे अपन आसियान। देखिए आसियान का पूरा नाम देखते हैं तो इसका पूरा नाम है दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संगठन। देखिए देशों की जगह आप राष्ट्र भी कह सकते हैं, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संगठन या दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जो मर्जी आए कह दीजिए, इसकी स्थापना की अपन बात करें, देखिए अपन इसकी स्थापना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो सदस्य देश है, देखिए इसके 5 सदस्य देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये इसके 5 सदस्य इन्होंने स्थापना की थी। बाद की अपन बात करेंगे तो बाद में इसमें शामिल हो गया था कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये शामिल हुए थे बेटा 1985 में। कौन कौन शामिल हो गए? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा अपन बात करें दारुसलाम भी इसका सदस्य देश है। ब्रूनेई भी इसका सदस्य देश है। देखिए मुख्य तौर पर पांच देशों ने इसकी स्थापना की थी: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद के दिनों में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, दारुसलाम और ब्रूनेई भी इसके सदस्य बने। अब की बात करें वर्तमान की तो इसके 10 सदस्य देश हैं। 5 ये और 5 ये, 5 ऊपर के 5 नीचे के, यानी 5 बाद में शामिल हुए। 1985 में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस शामिल हो गए। दारुसलाम और ब्रूनेई बाद में शामिल हुए थे। तो कुल मिला के इसके जो है 10 सदस्य देश है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जो है स्थापना का मुख्य जो है आधार क्या था। मुख्य बात अपन देखें तो एशिया में एकता का कोई ऐसा संगठन नहीं था। देखिए अपन करें बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की असफलता के बाद क्योंकि ये असफल हुए, इनको कोई इतना जबरदस्त सहायता मिली नहीं थी। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म हुआ था उसको इतनी सफलता नहीं मिली थी एकता के तौर पर अपन देखा जाए तो। इससे प्रेरित होकर इन जो एशिया के 5 देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 5 देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इसकी स्थापना कर दी। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके झंडे की अपन बात करते हैं। झंडा इसका भी है तो ये दोनों झंडे में आपको बताता हूँ। दोनों झंडों में क्या है, आपको थोड़ी सी मिस्टेक होती है बार बार। यूरोपीय संघ का झंडा और जो है आसियान का झंडा। तो यूरोपीय संघ का झंडा तो इस प्रकार का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, यूरोपीय संघ, और यहाँ पे आसियान का झंडा मैं बनाता हूँ आप लोगों को। देखिए यूरोपीय संघ का झंडा इस प्रकार का, ये भी इसी प्रकार का, ये बन गया साहब। देखिए यूरोपीय संघ के झंडे में इस प्रकार से सितारे हैं 12 गोल चक्कर। इस प्रकार से सितारे। इसमें क्या है, इसके अंदर एक व्रत है। पहले एक व्रत है इसके अंदर, और इस व्रत में ये इस प्रकार से ये धान की बालियां है। ये धान की बालियां कितनी है? 10 धान की बालियां है इसमें। ठीक है, कितनी धान की बालियां है? 10 धान की बालियां है। देखिए जो ये व्रत है, जो व्रत की अपन बात करें तो ये आसियान की एकता का प्रतीक है।
और धान की बालियों की अपन बात करें तो ये मित्रता का प्रतीक। इस झंडे आपको दोनों क्लियर हो गए। इस प्रकार से इसमें धान की बालियां हैं, ये 10-10, इसके अंदर सितारे हैं, इसमें 12 सितारे हैं और उसमें 10 धान की बालियां हैं। 10 धान की बालियां तो मित्रता का प्रतीक है और व्रत है वो एकता का प्रतीक है। अब इसके बारे में अपन कुछ थोड़ा सा जो है इसके बाद क्या क्या हुआ था उसको देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इसके बाद में अपन थोड़ा सा देखेंगे आसियान शैली ARE और आसियान विजन 2020, उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो आसियान को यहाँ तक आप लोगों को पढ़ चुके हैं अपन। देखिए यूरोपीय संघ जो है ना, यूरोपीय संघ बना था, इसके देशों में टकराव होता रहता था, लेकिन आसियान ने क्या किया, टकराव रहित और सहयोगात्मक। क्या जो यूरोपीय संघ के जो देश थे उनमें तो टकराव होता रहता था इसने, लेकिन टकराव रहित, सहयोगात्मक और अनौपचारिकता का एक नया उदाहरण पेश किया जिसे आसियान शैली कहा गया। किसको कहा गया आसियान शैली? आसियान शैली को इंग्लिश में कहते हैं आसियान बे कह दो या आसियान शैली कह दो, यानी टकराव रहित, सहयोगात्मक, अनौपचारिकता का एक नया उदाहरण पेश किया जिसमें देशों के अंदर टकराव नहीं, यूरोपीय संघ की तरह देशों में टकराव नहीं, टकराव रहित, बिना टकराव के सहयोगात्मक, अनौपचारिकता का एक नया उदाहरण पेश किया गया, जिसे या तो आप आसियान बे कह सकते हो या आसियान, अंग्रेजी में कहे तो आसियान बे और हिंदी में कहे तो आसियान शैली। ठीक है, 1994 में यहाँ पर स्थापना हुई ARI, किसकी? ARE, किसकी स्थापना हुई? ARE यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। इसके अलावा इसने FTA यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना भी इसमें हुई। ARI की स्थापना हुई पहले 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच FTA यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र। 2010 से आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र चल रहा है, यानी आसियान के सदस्य देश है, इन सदस्य देशों के बीच में क्या चलता है? मुक्त व्यापार चलता है। देखिए अब देखते हैं आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020। देखिए 2020 आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन भारत लगातार हारता जा रहा है। आज अपन देखेंगे आसियान विजन को, देखते हैं आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 में क्या है? इसमें टकराव को छोड़कर सहयोगात्मक पर जो है, सहयोगात्मक का उद्देश्य रखा गया, यानी 2020 तक क्या करेंगे? टकराव को बिल्कुल छोड़ दो और सहयोगात्मक जो है नीति अपनाई जाए। इसके अलावा देखिए अपन बात करें तो पहले इस पर अमेरिका, चीन, जो आसियान जो है इसकी अर्थव्यवस्था पर या इस संगठन पर अमेरिका, चीन जैसे देशों ने कोई नज़र नहीं रखी थी, यानी कोई इसको महत्व नहीं दिया था। लेकिन जब इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती दिखी तो इन्होंने भी इसको
सहयोग देना जिसे अपन कहते हैं प्रारंभ कर दिया, सहयोग देना इसको प्रारंभ कर दिया। पहले तो भारत ने भी अपनी विदेश नीति जो है आसियान के हित में नहीं बनाई थी, लेकिन भारत की विदेश नीति में भी आसियान शामिल होता है, यानी भारत की विदेश नीति भी आसियान के प्रति प्रारंभ हो गई। देखिए 1997 की बात करें तो 1997 को एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता दी थी, किसने? चीन ने आसियान को। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला किसका है? आसियान का। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना। 5 सदस्य देश थे, कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 सदस्य देशों ने स्थापना कर दी। आसियान शैली आपने देखी, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जो है, इसका पूरा नाम टकराव रहित सहयोगात्मक अनौपचारिकता का एक नया उदाहरण इसने पेश किया, जैसे आसियान शैली, आसियान बेक आ गया। 1994 में ARE यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, FTA यानी मुक्त व्यापार की स्थापना भी इसमें की गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हो, स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। अब देखिए, अब पढ़ेंगे अपन चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान अपन पढ़ने वाले हैं, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। और इसके बाद में एक टॉपिक और रहेगा, भारत चीन संबंध। तो चीनी अर्थव्यवस्था का जब अपन उत्थान पढ़ते हैं तो उसका महत्वपूर्ण प्रभाव अपन देखेंगे। देखिए, उन्नीस 1978 की अपन बात करते हैं, यानी 1978 में चीन ने क्या खुले द्वार की नीति को अपनाया था। खुले द्वार की नीति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओपन डोर। ओपन डोर की नीति को अपनाया, अर्थात खुले द्वार की नीति को अपनाया था चीन ने। यानी इस नीति को अपनाते ही चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि हुई। इतनी तेज वृद्धि हुई चीन की अर्थव्यवस्था में, बहुत जबरदस्त अप्रत्याशित वृद्धि, जिसे अपन कह सकते हैं वृद्धि हुई। ऐसा माना जाता है कि 2040 तक यदि इसी प्रकार से चीन की अर्थव्यवस्था चलती रही तो 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल जाएगी। अमेरिका से आगे निकल जाएगी। यानी इसी प्रकार से यदि अमेरिका, जो चीन है, अपना व्यापार चलाता रहा, इसी प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था चलती रही, तो जो है वो 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इसको पूर्वी एशिया के देशों का विकास के लिए पूर्वी एशियाई देशों का इंजन कहा जाता है। यानी पूर्वी एशियाई देशों का विकास इंजन। चीन को क्या कहा जाता है? चीनी अर्थव्यवस्था को पूर्वी एशियाई देशों का विकास इंजन। इसके अलावा अपन बात करें, देखिए इसकी इस प्रकार से ये क्यों है? देखिए, बढ़ती आबादी, विशाल आबादी जिसे अपन कहते हैं, विशाल आबादी, बड़ा भूभाग और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, इसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से संबंधित सारी चीज़ें, यहाँ पर खनिज वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं। विशाल आबादी इसके पास है, इसके अलावा बड़ा भूभाग भी इसके पास है। तो ये सब उत्तरदायी है चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान में। 1978 में जो चीन के नेता थे, जिनका नाम था देखिए मेरे पे तो नाम और नहीं आता, याओंग पेंग।
इसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था 1978 में। से या ओंग पेंग इसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था, ठीक है ना। देखिए 1982 की अपन बात करें तो चीन में कृषि का 1982 में कृषि का, 1982 में कृषि का, 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। उद्योगों का निजीकरण बेटा, इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी। अब भारत में रेलवे का निजीकरण किया गया, बिजली का निजीकरण किया गया, सारे भारतीय लोग चिल्ला रहे हैं क्यों निजीकरण किया गया? क्योंकि एक फैक्टर होता है निजीकरण और जो है समाजीकरण का, कि निजीकरण में कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो जितना परिश्रम करता है उसको उतना ही मिलता है, जबकि जो सार्वजनिकरण यानी सरकार के हाथों में जो चीजें रहती है उसमें काम कम किया जाता है और बजट खूब मिलता है। और जो निजीकरण है, देखिए आप, मैं नॉर्मल सी बात बताऊं, निजीकरण के कारण चीन की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ी है। किसी भी देश का यदि निजीकरण कर दिया जाए, हाँ ये मैं मानता हूं कि निजीकरण के दौरान जो है सारी चीजें किसी एक विशेष वर्ग के हाथ में चली जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं किया जाना चाहिए निजीकरण। जो भारत में रेलवे का निजीकरण हुआ है, बिजली का निजीकरण हुआ, तो ये बहुत यानी बेरोजगारी को हटाने वाली चीज़ हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक जो शिक्षक, सरकारी शिक्षक जो है वो पढ़ाता है और उसको भाई साहब मिलते हैं 1,00,000 रुपए। मेहनत के आप बात करो, 2 पीरियड लेके आराम से बैठेगा मस्ती से। 1,00,000 में प्राइवेट सेक्टर में कम से कम, मैं बात बता रहा हूँ, कम से कम की बात बता रहा हूँ, तो आप 4 टीचर लगा सकते हो और वो भी 6-6 पीरियड लेंगे, मन लगाकर मेहनत करेंगे। आप बताइए फायदा यहाँ होता है कि वहाँ होता है? एक कर्मचारी जो रेलवे का यानी ग्रुप डी के अंदर, उसको 50,000 रुपये मिलते हैं और आप किसी भी प्रकार की मजदूरी 500 रुपये दिन में किसी भी प्रकार की मजदूरी करवा सकते हो एक मजदूर से, यानी कितने में? 15,000 रुपये। इसमें भी आप 3 कर्मचारी आराम से लगा सकते हो। इस कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे की रहती है, 500 रुपये में आपको 8 घंटे के मजदूर मिल जाएंगे, आप कोई भी काम करवाइए। तो इसलिए जो 1982 में कृषि का निजीकरण हुआ, 1998 में उद्योगों का, देखिए कृषि का निजीकरण बहुत पहले से भारत में हो गया, लेकिन 1982 में हुआ था चीन में और 1978 में उद्योगों का निजीकरण हुआ था। क्यों? देखिए 1978 में खुले द्वार की नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में एक तेजी से बढ़ा हुआ है। देखिए चीन भी जो है 1949 में आज़ाद हुआ था, लगभग ये मानते हैं, और भारत 1947 में। माओवाद से आज़ाद हुआ था चीन 1949 में। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था ने देखिए कितना बड़ी करवट ली, विश्व की महाशक्तियों में आज शुमार। क्यों? भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आप देखिए आज भी घिसट रहा है, दिमाग में आज भी पाकिस्तान ही घुसा हुआ है। देखिए अब इसने क्या किया, इसमें एक सेज और आता है, SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना कर दी। आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, यहाँ पर सेज की स्थापना की गई उनने 2001 में। ये विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया साहब चीन। 2001 में जो चीन है वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में, यानी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में और शिक्षा के मामले में, तो चीन की बात करें तो विकसित देशों से आगे है। विकसित देशों से
यानी ये देश 150 करोड़ की आबादी लेकर बैठा है। 150 करोड़। अमेरिका की आप बात करें तो अमेरिका के पास मात्र 36-37 करोड़ की आबादी है और इतनी चीजें हैं, इतने संसाधन अमेरिका के पास है। लेकिन चीन की बात करें, अगला 150 करोड़ की आबादी लेकर बैठा है, उसके बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में, नागरिकों को स्वास्थ्य देने के मामले में और नागरिकों को शिक्षा देने के मामले में चीन विकसित देश, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश है ना, उनसे भी आगे। क्यों? क्योंकि वहां के नेता ईमानदार होते हैं और आपको पता है चीन साम्यवाद से अब भी, वो पूंजीवाद से बिल्कुल हटा हुआ है आज भी। बेशक संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन आज भी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से है चीन। लेकिन वो इतना आगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था आसियान कि 1997 में चीन ने आसियान को एक बड़ी आर्थिक सहायता दी। वो क्यों दे सका आर्थिक सहायता? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है। अपन जो है देशों की बात करते हैं, जो दक्षिण अमेरिका के लातीनी देश है, इसके अलावा एशिया का बहुत सारे देश, सबको आर्थिक सहायता पहुंचाई है चीन ने। अब देखिए, लेकिन इसका देखिए, प्रत्येक बात होती है, दो पहलू होते हैं एक सिक्के के। तो इसका लाभ चीन में भी प्रत्येक व्यक्ति को तो मिला नहीं भाई। ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार जितना भी चीन में उपलब्ध हुआ तो 150 करोड़ आबादी को इसने दे दिया हो। इसमें बताते हैं एक शोध के अनुसार कि 10 करोड़ लोग क्या है, बेरोजगार रहे हो गए, बेरोजगार। तो यहाँ भी वही बात होती है, वही जो है आंदोलन वगैरह यहाँ पर होता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि चीन एक महाशक्ति के तौर पर विश्व पटल पर उभरा, लेकिन वो भी अपने प्रत्येक व्यक्ति तक अपना जो विकास है उसकी राह नहीं पहुंचा पाया। ऐसा नहीं है कि चीन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार, ऐसा नहीं। लगभग बताते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर अब भी बेरोजगार। तो ये चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान की आप बात करें तो विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, भौगोलिक स्थिति, वहाँ पर संसाधन उपलब्ध, जिनके कारण वो तेजी से विकास कर सका। 1978 में शाओपेंग ने यहाँ पर खुले द्वार की नीति को अपनाया, जिससे तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। एक शोध के अनुसार बताया गया कि इस प्रकार से यदि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो 2040 तक वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। चीन को पूर्वी एशियाई देशों का विकास इंजन कहा जाता है। पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें विकास का जो मॉडल है वो चीन के द्वारा ही पेश किया गया है, और सबसे जो प्रभावशाली देश है, महाशक्ति एक तरीके से कहे तो वो भी चीन है। तो इसको पूर्वी एशियाई देशों का विकास इंजन कहा जाता है। 1982 में यहाँ पर कृषि और 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन, सेज, बहुत बार पूछा जाता है कि सेज का पूरा नाम लिखिए, तो स्पेशल इकोनॉमी जोन हिंदी में अपन कहें विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर बनाए गए, उनके तहत विकास किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा की मामले की अपन बात करें, नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में ये विकसित देशों से भी आगे। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन शामिल हो गया। 1997 1997 में इन्होंने, जो चीन है उसने आसियान को भी एक बड़ी आर्थिक सहायता दी थी। लेकिन वही बात होती है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को वो लाभ मिला नहीं। लगभग बताते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर अब भी बेरोजगार है। तो ये हो गई चीन की बात, लिख सकते हो। आपको थोड़ा समय दिया जा रहा है। अब पढ़ते हैं अपन भारत चीन संबंध। भारत का पड़ोसी मुल्क है। देखिए, भारत चीन संबंध की अपन बात करें
तो ये बहुत पहले से रहे, प्राचीन काल से भारत और चीन के संबंध रहे। चीन की अपन बात करें तो यहाँ पर राजवंश हुए थे मंगोलिया, कोरिया, ये राजवंशों का यहाँ पर उत्थान हुआ था। यानी प्राचीन काल की अपन बात करें, यानी यूरोपीय शक्तियाँ जब तक उद्भव नहीं हुई थी, यूरोपीय शक्तियों का विकास जब तक नहीं हुआ था, यूरोपीय शक्तियों का जब तक विकास नहीं हुआ था, तब तक विश्व की महाशक्तियाँ थी भारत और चीन। विश्व की बड़ी जो महाशक्तियों की अपन बात करते हैं, उस समय जब तक जब यूरोपीय शक्तियों का विकास नहीं हुआ था, उस समय के अपन जो है महाशक्तियों की बात करते हैं, तो विश्व के अंदर दो महाशक्तियाँ थी, सबसे तगड़ी भारत और चीन। देखिए, लेकिन इस पे क्या बात को लेकर, कुछ एक बातों को लेकर चीन और भारत के संबंधों में कड़बड़ाहट आई कुछ समय तक। देखिए, जैसे यूरोपीय लोग यहाँ पर आए, जैसे जो है इंग्लैंड ने चीन को भी अपना गुलाम बनाया, भारत को भी अपना गुलाम बनाया। उसके बाद में यानी जैसे यूरोपीय लोग यहाँ से गए, यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ से गई, शक्तियाँ यहाँ से गई, इसके बाद में एक आशा जगी, एक प्रकार की आशा विकसित हुई कि क्या आस विकसित हुई कि भारत और चीन मिलकर विकास करेंगे, भारत चीन मिलकर विकास करेंगे, महाशक्ति के रूप में पुनः उभरेंगे। लेकिन इस आस को तोड़ा कब चीन ने 1950 में क्या किया, जो है तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत को हड़प लिया। हालांकि प्राचीन काल में भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर कभी विवाद नहीं है। भारत का जो विवाद होता था, यानी यूरोपीय शक्तियों तक भारत का जो विवाद होता था, कभी चीन से नहीं हुआ। भारत के विवाद ईरान, इराक वगैरह इधर से आने वाले आक्रांताओं के कारण होते रहते थे, लेकिन कभी भारत चीन का विवाद नहीं हुआ। यहाँ के राजवंशों को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ, यहाँ के किसी भी राजाओं को लेकर, भारत चीन के राजाओं तक यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद नहीं था। लेकिन 1950 में जब चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, तभी से ही विवाद की स्थिति चालू हो गई। यानी अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के कुछ क्षेत्रों को लेकर 1962 में दोनों देश लड़ पड़े। यानी दोनों देशों के मध्य अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को कुछ क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों में युद्ध हुआ। कब हुआ सर? 1962 में युद्ध हुआ। भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, सैन्य रूप से भारत क्या हुआ? पराजित। भारत ने खूब कोशिश की हालांकि, लेकिन चीन एक बड़ी शक्ति था। जो चीनी सेना है उसके आगे भारतीय सेना ने एक तरीके से कहूँ, एक महत्वपूर्ण तरीके से भारतीय सेना पराजित हुई। उसके बाद 1976 तक बिल्कुल वार्ता नहीं चली, यानी कोई संबंध नहीं। 1976 तक की अपन बात करें तो 1976 तक कोई संबंध नहीं। और 1981 यानी 80 के दशक में, 1980 के दशक की अपन बात करें तो यहाँ पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता चली। सीमा विवाद को सुलझाने की वार्ता, ठीक है, सीमा विवाद को सुलझाने की वार्ता चली। 1988 की अपन बात करें, भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया सर? 1988 में। 1988 में श्री राजीव गांधी ने कहाँ का दौरा किया? चीन का दौरा किया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो थोड़ा सा। प्राचीन काल से भारत चीन के संबंध बहुत अच्छे थे। मंगोलिया, कोरियाई जो शासक थे, भारतीय शासकों से उनके अच्छे संबंध थे। यूरोपीय शक्ति यहाँ आई और यहाँ से गई, तो एक आस बंदी कि यहाँ पर मिलकर क्या होगा, कुछ विकास होगा। लेकिन 1950 में चीन के द्वारा
तिब्बत को हड़प लिएगा। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के कुछ क्षेत्रों को लेकर 1962 में दोनों देश लड़ पड़े, जिसमें भारत को एक बहुत तगड़ी पराजय भारत को मैं कहूँ झेलनी पड़ी थी। इसके बाद की अपन बात करें, इनको कुछ मिटा के मैं बात करूँ तो यानी 1999 की मैं बात करूं तो भारत जो चीन का व्यापार है उसमें 30% वृद्धि हुई, 30% वृद्धि हुई। 2017 की मैं बात करूं तो 2017 के अंदर दोनों देशों का 84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 84 अरब डॉलर, कितने अरब डॉलर का? 84 अरब डॉलर का यहाँ पर जो है दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, यानी दोनों पक्षों का 84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 2018 की मैं बात करूं, 2018 की मैं बात करूं तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की। नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की, ठीक है। 2019 की अपन बात करें तो चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन यात्राओं से इनके संबंध कम हो गए हो या इनके संबंध अच्छे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी कतई भी नहीं है। दोनों ही देशों के संबंध अभी भी अच्छे नहीं है। यानी अभी आपको पता होगा 2019 में दोनों देशों के बीच झड़प भी हुई थी। 20-21 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। भारतीय कुछ सैनिकों की हत्या हुई थी, मृत्यु वहाँ पर हुई थी, शहीद हो गए थे। कुछ सैनिक चीन के भी मरे थे। तो यानी कुल मिलाकर दोनों देशों के इस समय तक, अब तक की अपन बात करें तो अक्साई चीन और अरुणाचल के जो कुछ हिस्से हैं उनको लेकर, जो चीन ने भारत का हड़प लिए थे 1962 में, उनको लेकर दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये बात हुई भारत चीन संबंध की। अपन दो देशों की और बात करते हैं, एक तो है जापान और एक है दक्षिण कोरिया। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में भी किस प्रकार से भूचाल आए, ये दो चीजें और है, इनको बात करें। देखिए, आप 2-3 चीजों का आप नाम सुनते होंगे, पैनासोनिक, ये कंपनियों के नाम बता रहा हूं मैं। सुजुकी, होंडा, इन कंपनियों का अक्सर आप नाम सुनते होंगे। तो ये कंपनियां हैं जापानी कंपनियां भाई, ठीक है। जापान वही देश, मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा, वही देश जो 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के में जिन देशों के 2 महत्वपूर्ण शहर यानी हिरोशिमा और नागासाकी को विध्वंस कर दिया था अमेरिका ने, उसके बाद से इसके अर्थव्यवस्था ने करवट ली। यानी यहाँ के नेताओं ने या लोगों ने मिलकर इस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया कि 2017 की मैं बात करूं, 2017 में ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी। आज भी देखिए, जापान की जो चीजें है ना, वो मजबूती के लिए जानी जाती है। मजबूती के लिए सारी चीजें जो है इसकी चीज उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जितना बजट है उसमें 10% अकेला जापान देता है। फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि यह वही देश है जिसको 1945 में लगभग अमेरिका ने विध्वंस के कगार पर पहुंचा दिया। 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, 2 महत्वपूर्ण शहर, जहां पर अमेरिका ने इतना सा भी नहीं छोड़ा कि उन शहरों के अंदर घास भी उग सके, लेकिन वही शहर की अर्थव्यवस्था देखिए। लेकिन भारत 1947 से आज़ाद हो। मैं इस प्रकार का बताने का क्यों प्रयास कर रहा हूँ कि भारत 1947 का आज़ाद हुआ, 1945 को बिल्कुल विध्वंस कर दिया गया।
इसके अलावा अपन दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया भी देखिए, कोरिया पहले कोरिया एक देश हुआ करता था, लेकिन आपने प्रथम पाठ के अंदर पढ़ा था कि जो शीत युद्ध का चरम बिंदु रहा था, एक तो 1962 का जो कौन सा था, 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट था, इसके अलावा बर्लिन का संकट और कोरिया का संकट और आया था 1950 से 1953 के बीच में एक संकट रहा था, कोरिया का संकट। इस कोरिया का संकट में क्या हुआ था, कोरिया दो टुकड़ों में बट गया। एक तो कौन सा टुकड़ा, दक्षिणी कोरिया और एक उत्तरी कोरिया, ठीक है। दोनों ही 1992 में दोनों, सॉरी 1991 में दोनों ही ये यूएनओ के सदस्य बने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के ये क्या बने, सदस्य बने। आप दो तीन चीजें मैं आपको बात बताऊं तो सैमसंग के फोन तो आपने देखे होंगे, इसके अलावा टीवी वगैरह देखी होंगी आपने एलजी की। तो ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, भारत में बड़े प्रसिद्ध है सैमसंग। इसकी अर्थव्यवस्था ने भी देखिए कितना जो है उछाल मारा, और 1960 से 1980 के दशक में इसकी अर्थव्यवस्था में एक खासा उछाल आया। 1960 से 1980 के जो दशक है, ये भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। आजकल तो इसमें तानाशाह शासक करता है, तानाशाह शासन है, लेकिन देखिए इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। देश छोटा है लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि ये अमेरिका को भी टक्कर देती है। अच्छे अच्छे परमाणु हथियार दक्षिणी कोरिया के पास है। इस प्रकार से आपका ये पाठ यहाँ पर होता है पूरा, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पिछले वीडियो को किसी प्रकार से रोक के आप नोट्स वगैरह जो है बना सकते हो, चाहो तो मेरे से प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।